Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 7, Conservation of Plant and Animals. Question number 1, fill in the blanks. A place where animals are protected in their natural habitat is called wildlife sanctuary. Okay. Second one is species found only in particular area is known as a endemic species. किसी particular area पर कोई species रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? Endemic species बोलते हैं. माइग्रेटिंग बर्ड फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. किस वजह से उन वहाँ वो जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, अनफेवरेबल हो जाती हैं, तो वो वहाँ से फेवरेबल कंडीशंस की तरफ मूव करते हैं. तो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से बर्ड्स जो है माइग्रेट करते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी and biosphere reserve, the area reserved in a forest for the protection of wildlife, वाइल्ड एनिमल, ऐसा एरिया जो रिजर्व है वाइल्ड एनिमल्स के लिए. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? ऐसा एरिया मिंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर हम कंजर्व करते हैं किसको? बायोडाइवर्सिटी को. इट आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द कल्चर ऑफ दैट एरिया. तो और ये एक बायोस्फीयर में हम क्या करते हैं? उस एनवायरमेंट में जो भी कल्चर है उसको भी हम क्या करते हैं? सेव करते हैं. जैसे हमने पढ़ा था बायोस्फीयर के अंदर ट्राइबल्स जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. ओके. नेक्स्ट सेकंड वन इज जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट पॉइंट इज ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन एन आर्टिफिशियल हैबिटेट फॉर एन एग्जिबिशन. ये ऐसा प्लेस है जिनमें एनिमल्स को आर्टिफिशियल हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट में नहीं, आर्टिफिशियल हैबिटेट में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर ए प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट. ऐसा एरिया है जहां पर एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट्स में क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है. ओके. नेक्स्ट वन इज एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. Endangered species and extinct species. Endangered, the species of animal whose number are diminishing to such a level that they might have facing extinction. तो इसमें क्या होगा? इसमें हम वो एनिमल को बात करेंगे जिनके नंबर्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डिमिनाइज होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और वो इन फ्यूचर क्या हो सकते हैं? मे भी फेस कर सकते हैं एक्सटेंशन को, एक्सटेंट स्पीसीज में इंक्लूड हो सकते हैं ना. तो ऐसे एनिमल्स को हम रखते हैं एंडेंजर्ड के अंदर. एक्सटिंक्ट स्पीसीज, द स्पीसीज ऑफ एनिमल हुज नंबर इज जीरो. ऐसी स्पीसीज जिनके नंबर अब क्या हो गए हैं? जीरो. जैसे डायनासोर है, उनके नंबर क्या है? जीरो हैं. तो वो कौन सी स्पीसीज है बेटा? एक्सटिंक्ट स्पीसीज है. बिकॉज ऑफ चेंजेस इन देयर हैबिटेट एंड अदर कैलामिटीज. और इसी वजह से वहां का जो हैबिटेट है, कैलामिटीज में काफी चेंज आया, इसलिए अब उनकी स्पीसीज वहां पर नहीं है, जीरो स्पीसीज है. नेक्स्ट वन इज फ्लोरा एंड फौना. द प्लांट विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, एग्जांपल जामुन साल एक्सेट्रा. ऐसे प्लांट्स या ऐसा एरिया जहां पर प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा. नेक्स्ट, द एनिमल विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, एग्जांपल लेपर्ड, चीता, एलिफेंट एक्सेट्रा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑफ द फॉलोइंग. हमें डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट पढ़ना है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पे, एनवायरमेंट पे, विलेज या रूरल एरियाज पे, cities, urban areas, earth, the next generation. Answer, wildlife. Trees are the habitat as well as source of food for the wild animal. Deforestation lead to the destruction of the natural habitat of wild animals. जो trees हैं वो habitat है, वहाँ पर जितने भी food source है wild animals का वो होता है, वो एक तो food के लिए और अपने habitat के लिए, यानी कि वहाँ पे shelter जो होता है animals को वहाँ मिलता है. Deforestation बढ़ने के कारण उनकी जो natural habitat है, natural habitat of wildlife animals. Second, environment. Deforestation increasing the temperature and pollution level of the environment. Deforestation के कारण क्या हो रहा है? एनवायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होता जा रहा है. विद द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन से पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है. पॉल्यूशन इंक्रीज होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग वाली सिचुएशन आ गई है. इट ऑल्सो लोअर द वैल्यू ऑफ ग्राउंड वाटर. मोर एवर डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी एंड सो इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज. ज्यादातर डिफॉरेस्टेशन की जो चांसेस हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी कम होती जा रही है. नेक्स्ट है विलेजेस.
The decline in rainfall, the decreases in soil fertility and the chances of natural disaster affect the village life. जो villages हैं उनके अंदर जो rainfall हो रही है उसके कारण से जो soil की fertility rate है वो धीरे धीरे कम हो रही है. नेचुरल डिजास्टर जैसी एक्टिविटी जो है वो ज्यादा इफेक्ट कर रही है किसको? विलेज लाइफ को. नेक्स्ट, सिटीज एंड अर्बन एरियाज. डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग. डिफॉरेस्टेशन का जो रिजल्ट है वो क्या है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग है. ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. इट ऑल्सो रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉल्यूशन. एक ये भी रीजन है कि डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज होने के कारण पॉल्यूशन का लेवल क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है. डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द लाइफ इन सिटी. डिफॉरेस्टेशन के कारण जो सिटीज की जो लाइफ है वो भी इफेक्ट होती जा रही है. नेक्स्ट है अर्थ. डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. इट चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल. धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन के कारण ना कोई प्लांट्स नहीं है तो धीरे धीरे अर्थ पर जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. इट चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल. साथ साथ में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल की वो भी चेंज हो रही है. ऑल दीज चेंजेस रिजल्ट इन डिसर्टिफिकेशन. इन सब चेंजेस के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? डिसर्टिफिकेशन. ऐसी जगह जहाँ पर सॉइल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं चेंज हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं डिसर्टिफिकेशन. एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है उसको बोलते हैं डिसर्टिफिकेशन. Okay, the next generation. Deforestation will maturity affect the life of next generation. The next generation will face problem at every step. जो next generation है उसमें क्या होता है? हर step पर एक न्यू जनरेशन जो है वो बढ़ती जा रही है. नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं. क्लाइमेटिक कंडीशन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड. जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है? बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है. देयर विल बी स्कैरसिटी. इन सब रीजंस की वजह से जो स्कैरसिटी ऑफ फूड है एंड क्लीन एनवायरनमेंट है उन सब की कमी होती जा रही है. ना तो हमें फूड प्रॉपर मिल पाएगा इन फ्यूचर एंड जो एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन नहीं रह पाएगा. Next generation won't be able to see the most of the animal species due to a habitat loss. धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो एनिमल है, एनिमल स्पीसीज है, धीरे धीरे उनके कारण उनका हैबिटेट लॉस भी होता जा रहा है. व्हाट विल बी हैपन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट विल हैपन इफ? क्या होगा? फर्स्ट वी गो ऑन कटिंग ट्री. जब कटिंग ट्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे. एंड सेकेंड वन इज द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब. जो हैबिटेट है एनिमल्स की वो डिस्टर्ब हो जाएंगी. नेक्स्ट थर्ड, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज. जो टॉप लेयर है सॉइल की वो एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाएगी. तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं अगर वी गो ऑन कटिंग ऑन ट्रीज. कटिंग ट्री इसी तरीके से होता रहा तो क्या होगा? द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज. टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा. द चेंजेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स ओकर विल इंक्रीज. जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनका आना ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे उनके नंबर. नेक्स्ट, द वाटर साइकिल विल गेट डिस्टर्ब. और जो वाटर साइकिल है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? डिस्टर्ब होने लग जाएगी. नेक्स्ट सेकेंड, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब. अगर हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाएगा तब क्या होगा? द एनिमल विल लॉस देयर नेचुरल हैबिटेट. अब देखिए डिफॉरेस्टेशन हुआ, उनका नेचुरल हैबिटेट क्या होगा? फिर धीरे धीरे खत्म होना, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड विल रीच द लेवल ऑफ बीइंग एंडेंजर्ड. और धीरे धीरे वो खुद क्या हो जाएंगे? एंडेंजर्ड पोजीशन पे पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे. मोस्ट ऑफ द एनिमल मे बी फोर्स्ड टू अ इनवेड प्लेस मींट फॉर ह्यूमन बीइंग इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. तो ज्यादातर जितने भी एनिमल्स हैं वो उनको फोर्स किया जाता है किस पे? इनवेड प्लेस मींट फॉर ह्यूमन बीइंग इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. तो वो इधर उधर फूड के लिए घूमेंगे एनिमल्स. If the top layer of soil is exposed, then अगर top layer है soil की वो expose हो रही है तो क्या होगा? The exposed layer will soil all its nutrients, especially their humus. जितने भी जो layer है humus की वो क्या हो जाएगी? एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाएगी. The water holding capacity of soil will decrease. जो water holding capacity है soil की वो decrease हो जाएगी. Desertification will take place. हमने ऊपर भी ये वर्ड पढ़ा है. डिसर्टिफिकेशन मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर? डिसर्टिफिकेशन का मतलब है कि जो सॉइल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आंसर इन ब्रीफ. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए? द वैरायटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, their interrelationships and their relationship with the environment is referred to as a biodiversity. We should conserve biodiversity so as to maintain the food chain. The disturbance in the food chain may affect the whole ecosystem. देखिए वैरायटी जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है
ठीक है, इन सब का आपस में इंटर रिलेशनशिप है। हमने जब चैप्टर किया था तब भी हमने पढ़ा था कि भाई फूड चेन है, फूड वेब है, सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर कोई भी स्पीसीज अगर बीच में से एक्सटिंक्ट हो जाती है या किसी वजह से उसका लॉस हो जाता है तो बायोडाइवर्सिटी पूरी इफेक्ट करती है, क्योंकि आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट की हुई होती है। वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी टू मेंटेन फूड चेन। हमें बायोडाइवर्सिटी को मतलब कंजर्व करना पड़ेगा चाहिए, क्योंकि ताकि फूड चेन जो है वो मेंटेन हो सके। द डिस्टर्बेंस इन द फूड चेन में अफेक्ट द होल इकोसिस्टम। जो डिस्टर्ब है किसी भी एक स्पीसीज के गायब होने से जो डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उससे हमारा पूरा होल इकोसिस्टम अफेक्ट होता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। व्हाई? अब भाई फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना कंप्लीटली सेफ है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, क्यों? सिंस कैप्चरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल एंड पाउचेस इज स्टिल रैम्पेंट इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, सो दे आर नॉट सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। अभी भी आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगह पर इन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के बाद में भी जो हंटिंग है या पाउचिंग है, यानी कि इलीगल जो हंटिंग होती है उसके लिए वर्ड आता है ये, तो वो सब चीजें अभी भी काफी जगह पर हैं। अभी भी वाइल्ड एनिमल्स जो हैं टोटली सेफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल हाउ। जो ट्राइबल्स हैं, कुछ लोग हैं जो उस जंगल में ही सेफ हैं। कैसे हैं? और जंगल पे डिपेंड रहते हैं वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। सम ट्राइब्स डिपेंड ऑन द जंगल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अवर बेसिक नीड। ये लोग क्या करते हैं, पूरी अपनी नीड जो है बेसिक नीड्स सब प्लांट से ही लेते हैं, सच एज फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ये सब चीजें वो प्लांट से ही बनाते हैं। तो टोटली डिपेंड है किसके ऊपर? फॉरेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या रीजंस हैं वो यहाँ पर बताए हुए हैं। तो द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में भी फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉज लाइक फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट। तो कुछ रीजन है डिफॉरेस्टेशन का कि भाई फॉरेस्ट फायर हो जाता है, ड्रॉट हो जाते हैं, इस वजह से। नेक्स्ट है बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड हाउसेज। जो बिल्डिंग फैक्ट्रीज और हाउसेज हैं उनके बनने के कारण। प्रोक्यूरिंग लैंड ऑफ कल्टीवेशन, काफी सारी लैंड को कल्टीवेशन के लिए रखा गया है। मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, फर्नीचर बनाने के लिए, फ्यूल के लिए वुड को बर्न करते हैं, तो भी डिफॉरेस्टेशन एक रीजन है। नेक्स्ट है द कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड। और कोई भी और दूसरे रीजन जो है जो सडन हो जाते हैं और फिर उससे डिफॉरेस्टेशन होता है। तो पहला तो ये कि भाई फ्लड आ गया। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड चीज हो गई कि भाई टेम्परेचर चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की जो है वो चेंज हो जाएगी। ए डिक्रीज इन ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक्सटेंशन क्यों? क्योंकि प्लांट से ही तो रेनफॉल होती है, रेन आती है ना, तो वो चीज नहीं होगी। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ मेनी फ्लोरा एंड फना। एक्सटेंशन क्या हो गया? फ्लोरा और फना का, कि भाई किस जगह पर कौन से एरिया में फ्लोरा और फना धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? एक्सटेंट हो रहे हैं, यानी वहां पे प्लांट ही नहीं ग्रो होंगे तो एरिया कहाँ से रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक इज अ सोर्स बुक विच कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल। देखिए रेड डाटा बुक क्या चीज है? जिसके अंदर सभी एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल जो है उनका क्या किया जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन? तो क्या अंडरस्टैंड करते हैं हम माइग्रेशन से? माइग्रेशन मीन द मूवमेंट ऑफ अ स्पीसीज फॉर इट्स ओन हैबिटेट ऑफ सम अदर प्लेसेस। देखिए माइग्रेशन में क्या होता है कि कुछ बर्ड्स हैं या कुछ स्पीसीज हैं वो एक जगह पर रहते हैं, लेकिन वहां पर कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से वो फेवरेबल जगह पर माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट स्पीसीज फॉर इट्स ओन हैबिटेट, अपनी हैबिट से कुछ अदर प्लेसेस पे जाने पर। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन अ ईयर फॉर ब्रीडिंग और टू ओवरकम सम क्लाइमेटिक कंडीशन। ओवरकम करते हैं उन क्लाइमेटिक कंडीशन से जो भी वहां पर चेंज हुई है। ठीक है, next in order to meet the ever increasing demand in factories and shelter, tree are being continuously cut. Is it justified to cut trees for such protect प्रोजेक्ट्स? डिस्कस एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट। अभी इसमें कह रहे हैं कि भाई लगातार ट्रीज कट हो रहे हैं, तो क्या ये प्रोजेक्ट जो है एक ब्रीफ रिपोर्ट दीजिए इसके ऊपर। तो इट्स नॉट जस्टिफाइड टू कट ट्री जस्ट टू फुलफिल अवर नीड। ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि हम अपनी नीड्स को फुलफिल करते जाएं और ट्रीज को क्या करते जाएं? कट करते जाएं, क्योंकि ट्रीज आर नोन एज द लंग ऑफ द अर्थ। तो ट्रीज को हम कैसे जानते हैं कि भाई अर्थ का लंग्स जो है वो कौन है?
ट्रीज है और हम उसको ही कट करते रहेंगे लगातार, तो क्या अर्थ सर्वाइव करेगी क्या? नहीं। दे आर हैबिटेट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ट्री होते हैं काफी सारे ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट होते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स भी उसमें रहते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन, मेंटेन CO2 जो ट्री हैं वो O2 और CO2 को बैलेंस करते हैं। दे फर्मली बाइंड द सॉइल एंड हेंस प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। अब प्लांट्स लगे हुए होते हैं तो वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, जिससे सॉइल की अपर लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो सॉइल इरोजन नहीं होता है। ओके, दे ऑल्सो रिड्यूस द चेंजेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट। कुछ नेचुरल डिजास्टर जो हैं जैसे फ्लड हो गए, ड्रॉट हो गए, उनको रिड्यूस करते हैं। दे हेल्प कंजर्व आवर रिच बायोडाइवर्सिटी एंड द कटिंग ट्रीज कॉज इंक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। धीरे धीरे जैसे जैसे कट हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। Moreover, it causes soil erosion, flood, the greenhouse effect, etc. Hence, trees must be protected. इन सब रीजंस हैं और इससे भी ज्यादा रीजंस है। यहाँ पे तो मैंने कुछ ही पॉइंट लिए हैं, और भी ट्रीज हमारे लिए काफी तरीके से बेनिफिशियल है, तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हाँ, अपनी नीड्स पूरी करनी है, लेकिन इस तरीके से भी नहीं कि ट्री को टोटली ही खत्म कर दें। ठीक है, हम ब्रांचेस यूज कर सकते हैं उनकी, लेकिन आप रूट से ही उसको करेंगे, रूट से ही उखाड़ देंगे तो कैसे चलेगा, है ना। और जब हम किसी ट्री को अगर बाई चांस कट भी कर रहे हैं तो उसके बदले में या तो 5-10 ट्रीज हमें और ग्रो कराने चाहिए। ठीक है, तभी ये साइकिल मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, how can you contribute to the maintenance of green wealth of your locality? Make a list of action to be taken by you. तो आप अपने आसपास में कैसे मेंटेन करते हैं ग्रीन वेल्थ को, एक लिस्ट बनाइए कि आप कौन कौन से एक्शन आपने किए हैं या करेंगे। फर्स्ट है प्लांटिंग, सैम्पलिंग एंड ट्रीज। हमें प्लांटिंग करनी, सैम्पलिंग मतलब छोटे छोटे ट्रीज को ग्रो कराना, है ना। तो प्लांटिंग, सैम्पलिंग एंड ट्रीज। नॉट थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, हमें कभी भी गार्बेज इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। फॉर बाइंडिंग अदर्स टू कट ट्रीज, बाइंडिंग के लिए कट करना है ट्रीज को। मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट। वाटरिंग द प्लांट रेगुलरली एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ। ऐसा नहीं कि प्लांट को ग्रो कराने के लिए लगा तो दिया, पानी का कुछ पता ही नहीं है, तो प्रॉपर तरीके से उसको वाटरिंग भी करनी चाहिए। रीयूजिंग एंड रिसाइकिल पेपर, सेव ट्री, सेव एनर्जी एंड वाटर। आप पेपर को वापस से रीयूज करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, ताकि हम ट्री को, एनर्जी को और वाटर को क्या कर सके, सेव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस रेनफॉल। अब ट्रीज की डिफॉरेस्टेशन होने के कारण रेनफॉल कैसे रिड्यूस हो गई है? तो आंसर नंबर 8, ट्री गिव आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जो ट्री है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वाटर वेपर फॉर्म करते हैं। एंड द रिडक्शन ऑफ वाटर वेपर अफेक्ट क्लाउड फॉर्मेशन एंड दस रिजल्ट इज लेस रेनफॉल। तो ये जो वाटर वेपर है धीरे धीरे क्लाउड में बदलती है एंड देन क्लाउड किस में करता है, रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई शुड पेपर बी सेव्ड? प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वे बाय विच यू कैन सेव पेपर। तो आप पेपर को हमें सेव क्यों करना चाहिए और आप किस तरीके से पेपर को सेव करते हैं वो भी बताना है। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्री कैन बी सेव्ड बाय अ सेविंग पेपर, दिस विल आल्सो सेव वाटर, दिस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पेपर। तो हमें लार्ज नंबर ट्री कट होते हैं, अगर हम पेपर को सेव करेंगे तो हम बहुत सारे ट्रीज को कट करना होने से बचा सकते हैं। दिस विल आल्सो सेव वाटर दैट इज यूज मैन्युफैक्चर पेपर, साथ में हम वाटर को भी सेव कर सकते हैं जो पेपर बनाने में या मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। मोर ओवर द हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल शो देयर लिस्ट इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर ऑर्गेनिज्म। उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी यूज होते हैं जो क्या हो गया, अब कम यूज हो रहा है, स्टार्ट हो जाएंगे अगर हम पेपर को सेव करेंगे। सम वे टू सेव पेपर आर द फॉलोइंग। फर्स्ट सेवन इज रिसाइकलिंग करें पेपर की। इकोनॉमिकल यूज ऑफ पेपर, जहां पर पेपर का यूज करना वहीं पेपर का यूज करें, एक्स्ट्रा में पेपर को टीयर नहीं करें, फाड़े नहीं, जलाए नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, पेपर शुड नॉट बी बर्न, पेपर को बर्न भी नहीं करना है। ओके, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 7। ओके क्लास, तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप नीट एंड क्लीन वर्क करके अपने रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर के पास में सेंड कर दीजिएगा। ओके।